शुभ सायं सर्वेभ्यः। उपपद विभक्ति में हमारी उपान की उपपद विभक्ति हम पढ़ रहे थे, षष्ठी उपपद विभक्ति, जिसमें हमने अधः नीचे, पुरतः और अग्रे सामने अर्थ में ऊपरी ऊपर, जिसके भी नीचे, जिसके सामने या जिसके ऊपर बोलना है उस शब्द की षष्ठी विभक्ति की जाती है। ठीक है। आगे का उपपद है दक्षिणतः। दक्षिणतः मतलब दाई ओर। दाई ओर मतलब मराठीमध्ये कोणत्या बाजूला होईल? उजव्या बाजूला। इंग्लिश में राइट अच्छा। साइड से है ना। मम कक्षस्य दक्षिणतः भोजनालयः अस्ति। मेरे कक्षा के दक्षिणतः, दक्षिणतः मतलब दाई ओर, राइट साइड में। ठीक है। भोजनालयः अस्ति, भोजनालय है। उसके विपरीत है वामतः। वामतः का अर्थ होता है बाई ओर, मराठीमध्ये डाव्या बाजूने। ठीक आहे। दाई ओर म्हणजे उजव्या बाजूने, बाई ओर म्हणजे डाव्या बाजूने. त्यालाच संस्कृतमध्ये दक्षिणतः वामतः, दक्षिणतः म्हणजे उजव्या बाजूने, वामतः म्हणजे डाव्या बाजूने. उदाहरण बघा, सदैव मार्गस्य वामतः चलनीयम। हमेशा मार्ग के बाई ओर से चलना चाहिए। कायम रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चालायला पाहिजे. आपल्या भारतामध्ये कसं आहे, रस्त्याच्या डाव्या बाजूने जाणारी वाहने किंवा चालणारी लोक आणि रस्त्याच्या उजव्या बाजूने येणारी लोक, येणारी वाहनं असतात. त्यामुळे वाक्य कसं झालं, सदैव मार्गस्य वामतः चलनीयम, हमेशा मार्ग के बाई ओर चलना चाहिए, बाई ओर से चलना चाहिए। दक्षिणतः वामतः समझ में आ रहा है। जिसके भी दाई ओर बाई ओर बोलना है उस शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे मम, मेरे दाई ओर स्कूल है, मेरे घर के दाई ओर स्कूल है, ऐसे बोलना है। तो वाक्य कैसे बनेगा? मेरे घर के दाई ओर स्कूल है या विद्यालय है। मम गृहस्य दक्षिणतः विद्यालयः अस्ति। सम्यक। मम गृहस्य दक्षिणतः विद्यालयः अस्ति। मम गृहस्य वामतः उद्यानम अस्ति। मेरे घर के बाई ओर उद्यान है। ऐसे। ठीक है। आगे का उपपद है पृष्ठतः। पृष्ठतः का अर्थ होता है पीछे। पुरतः का अर्थ होता है सामने। पुरतः हमने पहले देखा, उसके अपोजिट पृष्ठतः मतलब पीछे। और जिसके पीछे बोलना है उस शब्द की होती है षष्ठी विभक्ति। उदाहरण देखो, पुरा रक्तदुर्गस्य पृष्ठतः यमुना वहती स्म। पहले लाल किले के, रक्त मतलब लाल, लाल को संस्कृत में रक्त बोला जाता है और किले को दुर्ग बोला जाता है। ठीक है। पुरा रक्तदुर्गस्य, पहले लाल किले के, पृष्ठतः मतलब पीछे से, यमुना वहती स्म, यमुना नदी बहती थी। पहले लाल किले के तुरंत पीछे से ही यमुना नदी बहती थी। ऐसे। किसी के पीछे बोलना है, मेरे घर के पीछे बोलना है, तो मम गृहस्य पृष्ठतः, मेरे घर के पीछे, कृषि क्षेत्रम अस्ति। मम गृहस्य पृष्ठतः कृषि क्षेत्रम अस्ति। एतादृशम्। अवगतम वा? जिसके पीछे बोलना है उसकी षष्ठी विभक्ति होगी। यहाँ तक समझ में आया है? हाँ सर। सर। ठीक है। अभी अंत में निर्धारणे। अभी निर्धारणे क्या है? अर्थ है। और शब्द उसका उपपद क्या है? श्रेष्ठतम। ये उसका उपपद है, जहां पर हमें बहुत सारी चीजों में या व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को या वस्तु को श्रेष्ठ बताना है। क्या बताना है? श्रेष्ठ बताना है। तो जिसमें भी श्रेष्ठ बताना है उस शब्द की होगी षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौन सा होगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब यहाँ पर एक वचन नहीं होगा, द्विवचन हो सकता है, लेकिन एक वचन नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत लोगों या बहुत वस्तुओं में से एक को श्रेष्ठ बताना है।
उदाहरण में आपको समझ में आएगा। गायिका नाम लता श्रेष्ठतमा अस्ति। गायिकाओं में लता श्रेष्ठ है। सभी गायिकाओं में लता नाम की गायिका कैसी है? श्रेष्ठ है। तो ऐसे जिसमें श्रेष्ठ बोलना है उस शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी, लेकिन या तो द्विवचन नहीं तो बहुवचन ही होगा। एक वचन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति में कोई एक श्रेष्ठ नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे गायिकायाः लता श्रेष्ठतमा अस्ति, एतादृश वाक्य रचना, एतादृशी वाक्य रचना न भवति। किं कारणेन? एकासु एकस्मिन् गायके अथवा एकामध्ये हा एक असल्यानंतर त्याची तुलना आपण कोणाशी करणार ना? बरोबर, एकच त्याची असल्यानंतर. तुलना आपण कोणाशी करू शकत नाही. एकाच व्यक्तीमध्ये एक व्यक्ती श्रेष्ठ होऊ शकत नाही. कमीत कमी एक व्यक्ती श्रेष्ठ होण्यासाठी त्याला जोडीला कोणीतरी दुसरा असावा, म्हणून षष्ठी विभक्ती द्विवचन आणि बहुवचन या ठिकाणी वापरलं जातं. आणि ज्याच्यामध्ये श्रेष्ठ म्हणायचं आहे त्याची षष्ठी विभक्ती केली जाते. समजलंय? विद्यार्थ्यांमध्ये अक्षय नावाचा विद्यार्थी श्रेष्ठ आहे. कसं म्हणणार? बहुत सारे छात्राओं में अक्षय नाम का छात्र श्रेष्ठ है। बताएगा कोई? विद्या सॉरी छात्राणाम् छात्र अक्षयक्षेत्रम् अस्ति हम्म श्रेष्ठतमा छात्राणाम श्रेष्ठ अक्षय हम्म अक्षयः श्रेष्ठ श्रेष्ठतमः अस्ति। अस्ति अब यहाँ पर ये जो है ये विशेषण बनेगा। श्रेष्ठतमः क्या होता है? विशेषण होता है, तो विशेष्य के अनुसार चलता है। ऊपर के वाक्य में लता स्त्रीलिंग में था इसलिए श्रेष्ठतमा हुआ। ये प्रत्यय हम आगे पढ़ने वाले, पुल्लिंगी शब्द का स्त्रीलिंग करने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं, टाप गीत प्रत्यय, या आदि प्रत्यय हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना यहाँ पर ध्यान में रखो कि विशेषण जो है वो विशेष्य के अनुसार चलता है। अक्षय पुल्लिंग में है इसलिए श्रेष्ठतम हुआ। कोई यदि नपुंसकलिंगी शब्द हुआ तो श्रेष्ठतमम ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। दो छात्र में अक्षय श्रेष्ठ है ऐसे बोलना है, तो छात्रयोः अक्षयः श्रेष्ठतमः अस्ति। दो छात्रा में, छात्रों में अक्षय नाम का जो छात्र है वो कैसा है? श्रेष्ठ है। ऐसे षष्ठी उपपद विभक्ति समझ में आया है? सर हाँ हाँ राहुल। सर हम्म जसं आपण उजव्या बाजूला डाव्या बाजूला आणि मागे पाहिलं तसं हम्म समोरच्या बाजूला षष्ठी विभक्तीमध्ये नाही येत ना ठीक आहे, येतं पुरत आहे ना. माझ्या पुढे म्हणायचं असेल तर षष्ठी विभक्ती कोणाची होईल? सर जे जे समोर आहे त्याची कसं काय? आता काय शिकलो आपण? कशाची षष्ठी विभक्ती होते? ज्याच्या समोर म्हणायचंय त्याची. हा, ज्याच्या समोर म्हणायचंय त्याची षष्ठी विभक्ती होते. मग मला जर माझ्या समोर म्हणायचं असेल तर षष्ठी विभक्ती कोणाची होईल? माझी होईल. बरोबर की नाही? म्हणजेच अस्मद सर्वनाम जे आहे मी या अर्थामध्ये, मी अर्थामध्ये, त्याचं षष्ठी विभक्ती एक वचन काय होईल? मम. मम पुरतः. जसं की उदाहरणार्थ माझ्या पुढे राहुल बसलेला आहे किंवा राहुल चालत आहे. ठीक आहे, माझ्या पुढे, आता उदाहरणच घेऊयात आपण. माझ्या पुढे राहुल चालत आहे, लक्षात ठेवायचं आहे कारण की ओरली आता आकृती आपल्याकडे नाही. माझ्या पुढे राहुल आहे, माझ्या मागे श्लोक आहे. ठीक आहे, माझ्या डाव्या बाजूला कोण आहे? रुद्रांश आहे. आणि माझ्या
उजव्या बाजूला रंगणात आहे. तर मी कसं म्हणेल, मम पुरतः राहुलः चलती. मम पुरतः राहुलः चलती. मम पृष्ठतः श्लोकः चलती. मेरे सामने राहुल चल रहा है. मम पृष्ठतः श्लोकः चलती. मेरे पीछे श्लोक चल रहा है. मम दक्षिणतः रुद्रांशः चलती. मेरे दाहिने ओर रुद्रांश चल रहा है. किसके दाहिने ओर? मेरे. इसलिए मम ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अस्मत् सर्वनाम का. ठीक है. मम वामतः रंगनाथः चलती. मेरे बाई ओर, माझ्या उजव्या बाजूला रंगनाथ चालत आहे. समजलंय? हो सर. ठीक आहे. वडिलांच्या मागे मुलगा चालत आहे असं म्हणायचं असेल तर कोणाची षष्ठी विभक्ती होईल? वडिलांची. पित्याची. वडिलांची षष्ठी विभक्ती होईल. म्हणजेच वडिलासाठी जो संस्कृत शब्द आहे पितृ, त्याची षष्ठी विभक्ती होईल एक वचन पितुः. हो. पितुः पृष्ठतः पुत्रः गच्छति. ठीक है. षष्ठी उपपद विभक्ती समझ लिए? हाँ. आगे सप्तमी उपपद विभक्ति. सप्तमी उपपद विभक्ति में पहला उपपद है कुशल. कुशल का अर्थ क्या होता है? अभी यहाँ पर जितने शब्द है, कौन से उपपद है? 1 2 3 4 5 6. कुशलः, चतुरः, प्रवीणः, दक्षः, निपुणः और पटुः. ये सारे शब्द एक ही अर्थ में आते हैं. होशियार, कुशल. कुशल मतलब स्मार्ट, चतुर मतलब भी स्मार्ट और कुशल मतलब भी स्मार्ट. ठीक आहे. हुशार, मराठीमध्ये हुशार. त्या अर्थामध्ये संस्कृतमध्ये उपपद किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 एवढे उपपद आहेत. यामधला फक्त दक्ष या शब्दाचा अर्थ थोडा वेगळा होतो, परंतु एकाच अर्थामध्ये आपण त्याला गणलं तरी सुद्धा हरकत नाही. ठीक आहे. तो त्या कामामध्ये दक्ष आहे, म्हणजे पटाईत आहे, हुशार आहे अशा अर्थामध्ये. ठीक आहे. या सहाचा अर्थ समजलाय? उदाहरणामध्ये अजून अजून स्पष्ट होणार आहे. तर कुशल म्हणजे चतुर. कुशल मतलब क्या? होशियार, चतुर. तो जिसमें भी चतुर है, होशियार है, उसकी होगी सप्तमी विभक्ति. ठीक है. सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है? में या पर. लेकिन यहाँ पर सिर्फ में अर्थ होगा, क्योंकि इन उपपद का अर्थ क्या है? होशियार. क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, किसमें होशियार है, किसमें चतुर है, किसमें प्रवीण है, किसमें पटु है? इस अर्थ में. तो जिसमें भी कुशल है, होशियार है, जिसमें भी चतुर है, जिसमें भी निपुण है, उस शब्द की होगी सप्तमी विभक्ति. उदाहरण देखो. सह धावने कुशलः अस्ति. वो दौड़ने में कुशल है. वो किसमें कुशल है? दौड़ने में. समझ में आ रहा है? कोई यदि भाषण करने में कुशल है, सह भाषणे कुशलः अस्ति. वह भाषण करने में कुशल है. समझ में आ रहा है? ठीक है. वह कोई बोलने में होशियार है. कोई लड़की है, बोलने में होशियार है. सा वदने कुशलः अस्ति अथवा चतुरा अस्ति. समझ में आ रहा है? जिसमें भी कुशल है, हाँ सर. जिसमें भी चतुर है, जिसमें भी प्रवीण है, जिसमें दक्ष है, निपुण है, पटु है, उस शब्द की सप्तमी विभक्ति होगी. जैसे गीता, गीता नाम की लड़की पाक कलायाम चतुरा अस्ति. पाक कला में चतुर है. किसमें चतुर है? पाक कला में. ठीक है. पाक कला मतलब क्या? खाना पकाने में. ठीक है. स्वयंपाक करण्यात. हाँ, स्वयंपाक करण्यामध्ये काय आहे? चतुर आहे. ठीक है. नीचे का उदाहरण देखो. सह व्यवहारे पटु अस्ति. वह व्यवहार में पटु है. पटु है, पटु है मतलब क्या? होशियार है.
किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए ये उसे अच्छी तरह समझ में आता है। तो वैसे सह व्यवहारे पटु अस्ति, वह व्यवहार में निपुण है, पटु है। समझ में आया? ये 6 उपपद समझ में आया, एक ही अर्थ में है। सिर्फ कुशल सर। चतुरा पटु की जगह पे हमने इनमें से कौन सा भी उपपद प्रयोग किया तो भी मीनिंग वही होगा। बोलो राहुल। सर हम्म। सर जसं की सगळ्यांचं मिनिंग एकच आहे, तसं आपण जसं की आपण पाहिलं धावने कुशलः अस्ति, तसं हम्म। आपण असं म्हणू शकतो का धावने पटुः अस्ति? हाँ, सह धावने पटुः अस्ति, सह धावने प्रवीणः अस्ति, सह धावने म्हणजे असं निपुणः काही स्पेसिफिक अस्ति। नाही की हेच वापरावं लागेल. हाँ, ओके सर. समझ ले। हो सर. उसके बाद है पंडितः। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? विद्वान। और ये विद्वान जो है एक उपाधि है। किसमें विद्वान है इसका भी अर्थ होशियार होना ऐसा ही होता है। ठीक है, पंडित होना मतलब क्या? होशियार होना। किसमें पंडित है, किसमें होशियार है? उदाहरण देखो, श्री प्रियव्रत व्रत शास्त्री गायने पंडितः अस्ति। कोई प्रियव्रत नाम के शास्त्री है, व्यक्ति है, किसमें पंडित है, किसमें विद्वान है? तो गायने, तो जिसमें भी विद्वान है, जिसमें भी होशियार है, उस शब्द की होगी सप्तमी विभक्ति। इसलिए गायने ऐसे सप्तमी विभक्ति हुई। कोई गणित विषय में पंडित है, विद्वान है, तो बालकः, एकः बालकः गणित विषये पंडितः अस्ति। गणित विषय में पंडित है। कोई यदि संस्कृत में पंडित है तो कोपी संस्कृते पंडितः अस्ति। उसी का समास करके संस्कृत पंडित ऐसे किया जाता है। ठीक है ना? समास भी होता है इधर। समास कौन सा है? सप्तमी तत्पुरुष समास बनेगा। इसमें पंडित, गायन में पंडित, गायन पंडित। जैसे शास्त्र पंडित शब्द आपने सुना होगा। शास्त्र पंडित सुना है? वो बहुत बड़े काशी के शास्त्र पंडित है, ऐसा हाँ सुना है? सर. शास्त्र पंडित सिर्फ। यस सर. तो वो यहाँ पर आएगा। शास्त्र पंडित मतलब क्या? शास्त्र में पंडित, शास्त्र में विद्वान। समझ है ना? सह न्याय हाँ शास्त्रे सर, पंडितः समझ. अस्ति। वह न्याय शास्त्र में पंडित है, विद्वान है, ऐसे। ठीक है। सह वेदाध्ययने पंडितः अस्ति। वह वेद के अध्ययन में पंडित है, विद्वान है। पंडित समझ में आया है? हाँ सर. वैसे तो पंडित को समझना बहुत मुश्किल है। एक तो पंडित मिलते नहीं है, मिले तो समझ में नहीं आते हैं, समझ में आए तो उनसे सीखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बहुत बड़ी उपाधि होती है पंडित। और लास्ट में निर्धारण, जो कि हमने षष्ठी में भी देखा था। वही अर्थ यहाँ पर है कि जब हमें बहुत सारी चीजों या व्यक्तियों में एक को अलग करना है तो एक तो हम षष्ठी उपपद विभक्ति कर सकते हैं, नहीं तो सप्तमी कर सकते हैं। मतलब षष्ठी की तो भी चलेगा, सप्तमी विभक्ति की तो भी चलता है। उदाहरण देखो, छात्रासु विमला श्रेष्ठतमा अस्ति। बहुत सारी छात्राओं में विमला नाम की जो लड़की है वो कैसी है? श्रेष्ठ है, ऐसे। छात्रेषु राघवः श्रेष्ठतमः अस्ति। छात्रों में राघव श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है? छात्रेषु, बहुत सारे छात्रों में। तो जिसमें भी श्रेष्ठ है, ठीक है, उसमें से अलग बताना है हमें, तो उस शब्द की होगी सप्तमी विभक्ति। और सेम रूल यहाँ पर भी होगा। एक वचन प्रयोग नहीं होगा, द्विवचन या बहुवचन प्रयोग होगा। समझ में आया है? कुठे सर? सब निर्धारणे। एक वचन नाही होत का याच्यात? एक वचन होणार नाही, कारण की षष्ठी विभक्तीमध्ये आपण पाहिलं ना, तेच आहे इथे निर्धारणे षष्ठी। श्रेष्ठतम शब्द आहे,
दोन किंवा त्यापेक्षा हम्म अधिक वस्तू किंवा व्यक्तींमधून एकाला आपल्याला श्रेष्ठ सांगायचं आहे आणि हम्म हम्म एकाच मध्ये एकाला श्रेष्ठ सांगू शकत नाहीत. हम्म. त्यामुळे सर द्विवचन किंवा बहुवचन होईल षष्टी किंवा सप्तमीच. बोल राहुल. तर आता जसं की इकडे छात्रासू म्हणजे आपल्या समजतं की सप्तमी विभक्ती एकवचन आहे. पण अगर आपण ह्याची द्विवचन केला किंवा षष्टीचं द्विवचन केला तर ते दोघी सेमच आहेत ना, छात्र यो हो. तर हा, आपल्याला कसं समजणार की बरोबर आहे. कुठचा षष्टी विभक्तीमध्ये की सप्तमी विभक्तीमध्ये ते छात्र वाक्य? हो असं जर असेल आता तशा तर तृतीय चतुर्थी आणि पंचमीचं द्विवचन सुद्धा सारखं आहे. छात्राभ्याम छात्राभ्याम. चतुर्थी आणि पंचमीचं बहुवचन सारखं आहे. छात्रेभ्य छात्रेभ्य. बरोबर की नाही? षष्ठी आणि सप्तमीचं हो. द्विवचन सारखं आहे. छात्रयोः छात्रयोः. प्रथमा आणि द्वितीय विभक्तीचं द्विवचन सुद्धा सारखं आहे. छात्रौ छात्रौ. बरोबर की नाही? हो. हम्म. म्हणून तर आपण कारक प्रकरण शिकलो आणि त्यानंतर उपपद विभक्ती आपण शिकलो. ज्या वेळेस आपल्याला षष्ठी विभक्तीचं किंवा द्विवचन किंवा सप्तमी विभक्तीचं द्विवचन दिसेल त्यावेळेस आपल्याला त्या वाक्याच्या अर्थावरून आपल्याला समजायचं आहे की कोणत्या विभक्तीचं कोणतं वचन आहे. तो अर्थ सांगतो आपल्याला. पण समजा एखाद्या उदाहरणामध्ये जसं की आता निर्धारणे षष्ठी आणि सप्तमी दोन्हीचा वापर केला जातो. यामध्ये समजा द्विवचन वापरलेलं आहे. जसं की उदाहरणार्थ हेच वाक्य घेऊयात द्विवचनामध्ये काय होईल. फक्त छात्रासूच्या ऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे. लतायाः लतयोः स छात्रयोः. ठीक है. छात्रयोः विमला श्रेष्ठतमा अस्ति. मीनिंग वही होगा, दो छात्राओं में विमला जो है वो श्रेष्ठतम है. अब यहाँ पर जो है वो हमें सप्तमी और षष्ठी पहचानना मुश्किल है. तो दोनों में से कौन सा भी हमने मान लिया तो भी चलेगा क्योंकि दोनों के लिए दोनों विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर होता है. समजले राहुल या उदाहरणामध्ये? परंतु या हो व्यतिरिक्त सर. जे उदाहरण आहेत त्या उदाहरणामध्ये मात्र आपल्याला स्पष्ट रूपाने विभक्ती कळून येते. जसं हो म्हणजे उदाहरणार्थ असं आलं तर ओळखा की हा कुठच्या विभक्तीमध्ये आहे तर. हा आता बघ दुसरे उदाहरण मी लिहितो. तसं येत नसतं वाक्य. आणि तसं जरी प्रश्न आला तरी सुद्धा तुम्ही कोणतीही विभक्ती लिहिली षष्ठी किंवा सप्तमी तरी सुद्धा दोन्ही बरोबर दिलं जातं. ठीक आहे. परंतु तसा अर्थ होत असेल तर समजलं ना. जसं छात्रयोः विमला श्रेष्ठतमा असती यामध्ये तसा अर्थ होतो म्हणून षष्ठी किंवा सप्तमीचं द्विवचन म्हटलं तरी सुद्धा बरोबर आहे. परंतु आता मी दोन वाक्य लिहितो त्यामध्ये बघा जसं हम्म, एतत् पुस्तकं बालकयोः बालकयोः अस्ति. ठीक है. ये वाक्य है. और दूसरा एक वाक्य लिखता हूँ मैं यहाँ पर लेना पड़ेगा समझने के लिए. बालकयोः बालकयोः गुणानि सन्ति. ठीक आहे. आता बघा पहिल्या वाक्यामध्ये सुद्धा बालकयोः रूप आहे. दुसऱ्या वाक्यामध्ये सुद्धा बालकयोः हे रूप आहे. बरोबर की नाही? ठीक आहे. कोण सांगताय बरं कोणत्या वाक्यामध्ये कोणतं रूप आहे? कोणत्या वाक्यामध्ये षष्ठी आहे? कोणत्या वाक्यामध्ये सप्तमी आहे?
सर पहिले जे 2 वाक्य ते सप्तमी आणि लास्टचे जे 2 वाक्य ते षष्ठी. तसं काय मी फक्त लास्टच्या 2 वाक्यामध्येच विचारलं आहे. पहिल्या वाक्यामध्ये तर ते झालेलं आहे तर की आपण एतत् शिकलो. पुस्तकं एतत् पुस्तकं बालकयोः अस्ति म्हणजे हे षष्ठी आहे आणि बालकयोः गुणानि सन्ति हे सप्तमी. कसं काय समजलं? वरती षष्ठी आहे, खाली तर सप्तमी आहे. पुस्तक हे पुस्तक मुलांचे आहे किंवा म्हणजे त्याचं हा, आहे ना, त्या 2 मुलाचे आहे. मुलांचे आहे असा अर्थ आणि आहे. हा मुलांमध्ये गुण आहेत म्हणजे मध्ये हा, वगैरे सप्तमी मध्ये. आता हे मध्ये कशाचा अर्थ आहे? सप्तमी विभक्तीचा अर्थ आहे, म्हणून इथे सप्तमी आहे. बालकयोः म्हणजे अर्थावरून आपल्याला विभक्ती समजायची आहे. समजतंय ना? जर आपण या दोन्हीमध्ये उलटा अर्थ केला, वरच्या वाक्यामध्ये सप्तमीचा अर्थ केला, एतत् पुस्तकं बालकयोः अस्ति, तर याचा अर्थ काय होईल? हे पुस्तक बालकांमध्ये आहे. समजलं की नाही? पण असा लॉजिकली असा अर्थ होत नाही. हे पुस्तक 2 बालकांमध्ये आहे असं नाही. तर आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये बालकयोः सप्तमी विभक्ती द्विवचन आहे, कारण की बालकयोः गुणानि सन्ति, 2 मुलांमध्ये गुण आहेत. इथे 2 मुलांचे गुण आहेत असं नाही म्हणू शकत. समजतंय? हो सर. राहुल समजलंय? तुझ्यासाठी होतं हे सगळं, तू शंका विचारली होती. असंच बाकीचं समजायचं आहे. जसं प्रथमा द्विवचन सारखं आहे, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन सारखं आहे, चतुर्थी पंचमी बहुवचन सारखं आहे, षष्टी सप्तमी द्विवचन सारखं आहे. त्या वेळेस ते तसं समजायचं आहे अर्थानुसार. ठीक आहे. हो सर. चालेल. इथे आपली उपपद विभक्ती हे प्रकरण आपलं संपलेलं आहे. पुढचे प्रकरण आपण संधी प्रकरण सुरू करूया, कारण खूप मोठं प्रकरण आहे. काही शंका नाही आहे उपपद विभक्तीमध्ये? नाही सर. थांबूया तिथे. शुभरात्री सर्वेभ्यः. सर सर एक क्वेश्चन है। बोलो ना श्लोक. सर आज 9 बजे किसकी क्लास होगी? आज रचना की क्लास होगी. ठीक है सर। शुभरात्री. शुभ रात्रि आचार्य।